बारूद से बर्बादी वाली तस्वीर को आज 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो रहा है। रूस के खिलाफ मैदान में यूक्रेन भले ही डटा हो, लेकिन इस जंग ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को ऐसी चोट दी है जिसे दुरुस्त करने में बरसों लग जाएंगे। रूस के हमलों में बिजली घर समेत बुनियादी ढांचे को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। रूस यूक्रेन के बीच ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। खून जमा देने वाली ठंड को रूस की सेना हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पहले रूस के एयरबेस पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक, फिर यूक्रेन के अस्पतालों पर हमले और फिर शहरी इलाकों में मिसाइल अटैक। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त बिना बिजली के रह रहे हैं। ओदेसा इलाके में 15 लाख से ज्यादा लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। कीव के 30 लाख लोगों को बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। वहीं भारी गोलाबारी के बीच बर्फबारी भी यूक्रेन के लोगों के लिए किलर साबित हो रही है। दावा किया जा रहा है युद्ध से अलग करीब 14 लाख लोग खराब मौसम के बाद बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। करीब 1.5 करोड़ लोग यूक्रेन के अपने इलाकों से पलायन कर चुके हैं। यूक्रेन के 1,35,000 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिन्हें दोबारा बनाने में 5,050 करोड़ डॉलर का खर्च आएगा। पिछले कुछ दिनों में रूस की हर मिसाइल का टारगेट यूक्रेन का बिजली कर रहा है। किलर मिसाइल ने यूक्रेन के बिजली घर पर कहर ढा दिया। बिजली घरों के नष्ट होने से पूरे यूक्रेन में बिजली संकट गहरा गया। यूक्रेन को मिल रही मदद से उसे संवारने का दावा किया जा रहा है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इस गुलिस्तान को फिर से रोशन होने में करीब 20 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। विश्व बैंक के मुताबिक यूक्रेन की अर्थव्यवस्था 35% तक सिकुड़ी है। यूक्रेन को दोबारा संवारने में करीब 35,000 करोड़ डॉलर की जरूरत होगी। सर्दी का मौसम, भीषण बर्फबारी और रूस के हमले यूक्रेन की परेशानी बढ़ाए हुए हैं। बिजली घरों के तबाह होने से कई इलाके अंधेरे में डूबे हैं। महायुद्ध में रूस के सामने भले ही यूक्रेन अब तक टिका हो, लेकिन इस युद्ध ने उसकी जड़ें कमजोर कर दी हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर के मुताबिक यूक्रेन के अब तक 17,595 लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध में अब तक हर दिन करीब 57 लोगों की मौत हो रही है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मुताबिक महायुद्ध में यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को 12,700 करोड़ डॉलर का नुकसान पहुंचा है। नेटो समेत यूक्रेन के साथी देश उसके ऊर्जा संकट को बहाल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। За кількома напрямками. Перше – це країни, в яких наш вплив поки менший, ніж нам необхідно з точки зору національної безпеки України та інтересів нашого народу. Передусім, це країни Африки та інших частин глобального півдня, Латинської Америки, азійських країн, Тихоокеанського регіону. Це колосальний економічний потенціал, а також це вагомі дипломатичні можливості. Наприклад, під час голосувань в Генасамблеї ООН за резолюції. पिछले 9 महीने में रूस ने अपने दम से ज्यादा यूक्रेन पर हमले किए। रूस की किलर मिसाइलों से यूक्रेन में हजारों घर तबाह हो चुके हैं। कई शहरों में बिजली आपूर्ति ठप है। ड्रोन अटैक में पानी की सप्लाई रुक गई है। बंकरों में पानी और इमरजेंसी दवा खत्म हो चुकी है। अब यूक्रेन के सामने इस वक्त अपने ऊर्जा सिस्टम की बहाली सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे ज़ेलेंस्की अपनी कमजोरी नहीं बनने देंगे और हर हाल में जल्द से जल्द दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे।
रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया है और ये दावा पुतिन के एक आदेश को लेकर किया गया है। सौ दिन की जंग के बाद अब क्या यूक्रेन को जंग में हराने के लिए पुतिन ने कसाई उतार दिए हैं? क्या पुतिन के सबसे माहिर लड़ाके ज़ेलेंस्की को जान से मारने के लिए कीव पहुंच चुके हैं? आखिर रूस और यूक्रेन जंग में ऐसा क्या हो रहा है कि पुतिन की रसोई में काम करने वाले शैतान बन गए हैं? आखिर पुतिन की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि रूसी लड़ाके नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग से घातक हथियार खरीद रहे हैं? महायुद्ध में 1 लाख रूसी सैनिकों के मारे जाने के बाद पुतिन अब जंग में कौन सी नई चाल चल रहे हैं जिसे देखकर यूक्रेन और नाटो तक खौफ में आ गए हैं? युद्ध में एक कहावत है कि जंग जीतना है तो जंगली बन जाओ, फरिश्ते की जगह शैतान बन जाओ। रूस यूक्रेन की जंग में कुछ ऐसा ही हो रहा है। यूक्रेन पर पुतिन दिसंबर महीने में ही 500 से ज्यादा मिसाइलों से हमला कर चुके हैं। दिसंबर महीने में ही पुतिन 3 लाख की नई फौज यूक्रेन पर कभी भी कब्जा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अब अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने यूक्रेन में भयानक खून खराबा करने के लिए यूक्रेन में वैगनर ग्रुप को खुली छूट दे दी है। पुतिन का शेफ यानी रसोइया के नाम से मशहूर वैगनर ग्रुप का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन इस वक्त यूक्रेन में लड़ाकों से भयानक जमीनी हमले करा रहा है। भारी और हल्के हथियारों से वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन के बखमुख को खून से लाल कर चुके हैं। ब्रिटेन की टॉप इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस वक्त वैगनर ग्रुप के 20,000 लड़ाके यूक्रेन के लोगों पर यमराज बनकर टूट पड़े हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन के कस्बों और छोटे शहरों को शमशान बनाते जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि वैगनर ग्रुप पुतिन के लिए यूक्रेन के लोगों का नरसंहार कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जंग के दौरान वैगनर ग्रुप के हजारों लड़ाके मारे गए हैं। It seems as though Mr. Prigozhin is willing to just throw Russian bodies into the meat grinder in Bakhmut. In fact, about 1,000 Wagner fighters have been killed in the fighting in just recent weeks. And we believe that 90% of those 1,000 fighters were in fact convicts. अब सवाल उठता है कि आखिर पुतिन को ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि वो वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को जंग में लड़ने के लिए यूक्रेन भेज रहे हैं। असल में 300 दिन की जंग में यूक्रेन ने रूस को दिखा दिया है कि वो आसानी से हार नहीं मानेगा, जबकि रूस की सेना पर यूक्रेन उन घातक हथियारों से हमले कर रहा है जो पश्चिमी देश लगातार दे रहे हैं। यूक्रेन के जबरदस्त पलटवार की वजह से रूस को जीते इलाके से पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद यूक्रेन के लोग वापस अपने इलाकों में आ गए और रूस का खौफ उन इलाकों में कम होता जा रहा था। इसीलिए पुतिन ने जहां एक तरफ कीव
बखमुत और दूसरे शहरों पर मिसाइलों और भारी हथियारों से हमले शुरू किए, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन पर रूसी सेना के साथ वैगनर ग्रुप के 20,000 लड़ाकों को जंग में उतार दिया है, जिन्होंने यूक्रेन के गांव और शहरों में जबरदस्त कत्लेआम मचा रखा है। और रशिया यूक्रेन वॉर जोन से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। युद्ध की शुरुआत से ही माना जा रहा है कि पुतिन ने रूस के सैनिकों के साथ साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को युद्ध के मैदान में उतार दिया था, लेकिन वैगनर ग्रुप के लड़ाके कुछ खास वहां पे नहीं कर पाए युद्ध के मैदान में। और अब पूरी ताकत के साथ पुतिन युद्ध के मैदान में जेलेंस्की के खिलाफ उतरने का प्लान बना चुके हैं। ब्रिटेन के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जब से यूक्रेन में रूस के लड़ने की क्षमता और सैनिक कम पड़े हैं, तब से एक तरह से जंग के मैदान में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने कमान संभाल ली है। ब्रिटेन और अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में वैगनर ग्रुप के 20,000 लड़ाके भयानक जंग कर रहे हैं। मार्च 2022 में वैगनर के सिर्फ 1,000 लड़ाके युद्ध कर रहे थे, लेकिन दिसंबर 2022 में 20,000 लड़ाके यूक्रेन में खून खराबा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन में रूसी सेना के 10% के बराबर वैगनर ग्रुप के लड़ाके जंग कर रहे हैं। अमेरिका तो यहां तक दावा कर रहा है कि इस वक्त यूक्रेन में 50,000 वैगनर ग्रुप के लड़ाके तैनात हैं। वैगनर ग्रुप के 90% भाड़े के सैनिक पूर्व कैदी हैं, जिन्हें रूस ने जेलों से आजाद कर दिया है। नवंबर 2022 तक 2 महीनों में 23,000 से ज्यादा कैदी रूस की जेलों से रिहा किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें से 90% से ज्यादा कैदी वैगनर ग्रुप के लड़ाके बन चुके हैं, जो पैसे लेकर यूक्रेन में जंग कर रहे हैं। ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो से जुड़े 30 देशों के लिए रूस की फौज जहां खौफ बनी हुई है, तो वहीं अब भाड़े पर लड़ने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन में खून की नदियां बहा दी हैं। जेलेंस्की के लिए तो वैगनर ग्रुप सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। कुछ सोर्स के मुताबिक वैगनर ग्रुप का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन यूक्रेन में युद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा पुतिन से ले रहा है, और इसीलिए अमेरिका वैगनर ग्रुप को यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा मान रहा है। Now, we estimate that Wagner currently has about 50,000 personnel deployed to Ukraine, including 10,000 contractors and 40,000 convicts. अमेरिका और पश्चिमी देशों के सीक्रेट एजेंटों को भी यह खबर मिल गई है। पुतिन ने यूक्रेन जंग में जबरदस्त चाल चल दी है। रूस की सेना जहां एक तरफ यूक्रेन और नाटो के हथियारों से निपटने के लिए अपनी रॉकेट आर्मी को युद्ध के मैदान में झोंक चुकी है, तो वहीं परमाणु हथियारों से लैस हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन और नाटो को धमका रहा है। такие решения принимают. Мы подумаем, может быть, даже о возможно, я сейчас не говорю, что это решение, но подумаем при необходимости и возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. लेकिन असल मुद्दा फिर वहीं आकर रुक जाता है कि आखिर रूस यूक्रेन में जंग कैसे जीतेगा और कीव समेत पूरे यूक्रेन पर कब्जा कैसे करेगा। इसी को लेकर पुतिन ने अपने टॉप जनरल्स के साथ कई खुफिया मीटिंग्स की हैं, जिसके नतीजे दिखने लगे हैं। अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों के सीक्रेट एजेंटों को भी यह खबर मिली है कि पुतिन यूक्रेन पर जमीनी कब्जा जमाने को लेकर पूर्व रूसी सैनिकों और अपराधियों से बने वैगनर ग्रुप को खुली छूट दे दी है। इसीलिए वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग से ऐसे हथियार, रॉकेट और मिसाइलें खरीद ली हैं जो यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकते हैं। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने दावा किया है कि तानाशाह किम जोंग यूक्रेन में अपने घातक हथियार भेज रहा है, जिसे रूस का बदनाम और क्रूर वैगनर ग्रुप इस्तेमाल करने जा रहा है। इस रिपोर्ट से साबित होता है कि पुतिन ने तानाशाह किम जोंग के साथ मिलकर यूक्रेन में वैगनर ग्रुप से और ज्यादा तबाही मचाने का मन बना लिया है। अमेरिका इसी को लेकर दहशत में है। Today, we can confirm that North Korea has completed an initial arms delivery to Wagner, which paid for that equipment. Last month, North Korea delivered infantry rockets and missiles into Russia. अगर व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी के दावों पर यकीन किया जाए, तो ऐसा लगता है कि सन की किम जोंग भी कहीं न कहीं यूक्रेन जंग में कूद पड़ा है।
जबकि किम जानता है कि पुतिन और उनके भाड़े के वैगनर ग्रुप को वो अगर मिसाइल, रॉकेट और भारी हथियार देगा तो अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो में शामिल 30 देश उससे और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। लेकिन सन की किम जोंग ने इसके बावजूद अपने घातक हथियार 20,000 वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बेच दिए हैं। यानी अब यूक्रेन की जंग में वैगनर ग्रुप पुतिन का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वैगनर ग्रुप को लेकर जो नया दावा किया गया है वो और भी हैरान करने वाला, चौंकाने वाला है। बिल्कुल, ये दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया में वैगनर ग्रुप घातक हथियार खरीद रहा है, जी हाँ, जिसका इस्तेमाल वो यूक्रेन के खिलाफ करने वाला है। यूक्रेन में वैगनर ग्रुप कितने रुपए खर्च कर रहा है ये भी जान लीजिए। यूक्रेन में वैगनर का कसाई बजट। वैगनर ग्रुप का चीफ यूक्रेन में पानी की तरह पैसे बहा रहा है। हर महीने $100 मिलियन यानी 8 अरब 28 करोड़ से ज्यादा पैसा वैगनर ग्रुप खर्च कर रहा है। यूक्रेन में एक वैगनर ग्रुप के लड़ाके को हर दिन $2,000 अमेरिकी यानी 1,63,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि वैगनर ग्रुप के एक कमांडर को हर महीने $5 लाख यानी 4 करोड़ 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि यूक्रेन में 20,000 वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर रूस कितना पैसा फूंक रहा है। पिछले साल बखमुत शहर में 70,000 लोग रहते थे, लेकिन वैगनर के हमले के बाद से बखमुत खून से लाल हो चुका है और अब वहां कुछ लोग ही बचे हैं। जबकि वैगनर ग्रुप अब तो उत्तर कोरिया से भी रॉकेट, मिसाइल और भारी हथियार भारी संख्या में खरीद रहा है और यूक्रेन पर जबरदस्त हमले कर रहा है। रूस यूक्रेन की जंग अब धीरे धीरे जबरदस्त नरसंहार में बदलती जा रही है, क्योंकि रूस की सेना के साथ भाड़े के सैनिक जंग में सारी हदें पार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यूक्रेन की सेना इनसे कैसे निपटेगी। हालांकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने वैगनर ग्रुप के 2,000 लड़ाकों को मार डाला है। Але саме він веде нас уперед, щоб помститися і перемогти. Не залишає місця для страху чи зневіри. Кожного дня, усвідомлюючи ціну, яку ми платимо за свободу, я збираю всю волю в кулак, щоб вистачило сил. पुतिन ने यूक्रेन में वैगनर पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया है, इसे भी जान लीजिए। कसाई वैगनर ग्रुप का हीरो हिटलर। वैगनर ग्रुप की स्थापना कथित तौर पर दिमित्री युटकिन ने की थी। वो स्पेशल फोर्स में कर्नल था और चेचन्या में हुए 2 युद्धों का उसके पास एक्सपीरियंस था। दिमित्री एडोल्फ हिटलर को अपना आदर्श मानते थे। उसने हिटलर के पसंदीदा ओपेरा संगीतकार रिचर्ड वैगनर के नाम पर एक समूह का नाम रखा। माना जाता है कि इस समूह का मालिक येवगेनी प्रिगोजिन है। प्रिगोजिन का पुतिन का रसोइया भी कहा जाता है, लेकिन हकीकत में प्रिगोजिन पुतिन की किलर मशीन है। आज यूक्रेन में 50,000 वैगनर ग्रुप के लड़ाके मौजूद बताए जा रहे हैं। यूक्रेन में इस वक्त पुतिन कयामत बनकर टूट पड़े हैं। ज़ेलेंस्की भी अमेरिका इसलिए गए ताकि हारते यूक्रेन को बचाया जा सके। लेकिन एक बात जरूर गौर करने वाली है कि चाहे कितनी भी मिसाइलें रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर दाग लें, लेकिन जब तक जमीन पर कब्जा नहीं होगा, जंग कोई नहीं जीत सकता है। इसीलिए पुतिन ने भाड़े पर लड़ने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को जंग के मैदान में झोंक दिया है। खौफनाक हथियारों, अपराधियों और रूस के पूर्व सैनिकों से बने वैगनर की सेना में जरा भी रहम नहीं है। किलर मशीन की तरह यूक्रेन के एक एक शहर को कब्रिस्तान बनाने पर तुले हैं, ताकि रूस की सेना को दोबारा से यूक्रेन के जीते इलाकों को खाली ना करना पड़े। अब देखते हैं ज़ेलेंस्की का यूक्रेन इस कयामत से कैसे निपटता है। और इस बीच रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़े को और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, जहां खेरसौन में कई और कब्र मिलने से हड़कंप मच गया है। अब मरने वालों की पहचान करने में सैनिक जुटे हुए हैं। इस पर
हफ्ते भर में कैलेंडर में साल और तारीख बदल जाएगी। कभी न कभी कब्रिस्तानों में दफन होने वाली लाशों पर लगाम लग जाएगी। कभी न कभी कब्रिस्तान में तब्दील होता यूक्रेन इस दौर से गुजर जाएगा। कभी न कभी ताबूतों, कीलों और सीने में चुभती तीर वाली जलन शांत होगी। कभी न कभी यूक्रेन फिर गुलजार होगा, लेकिन तब तक यूक्रेन के भीतर कई दुनिया तबाह और बर्बाद हो चुकी होगी। लाशों का अंबार तब तक इंसानियत को और डराएगा। यूक्रेन में अभी और तबाही आएगी। मारियोपोल में एक बार फिर 10,000 से ज्यादा कब्रें खोदने की रिपोर्ट सामने आई। यूक्रेन की गली गली से उठते जनाजों के बीच शोर और मातम में पूरा यूक्रेन चीख रहा है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी, इसे जीते जी भुला नहीं पाएंगे। तस्वीरें पुरानी हैं। करीब 6 महीने पहले की। 6 साल का व्लाद अपनी मम्मी की कब्र के आगे खड़ा है, बिल्कुल खामोश, पूरे शरीर को साध कर। दर्द की टीस दिमाग और व्लाद के बदन में पैवस्त है। व्लाद की बंद जुबान बेबसी, घुटन, पीड़ा और त्रासदी का प्रतीक है। व्लाद की आंखें प्रतिकार, प्रतिशोध और एक कभी न भरने वाले आभाव की वानगी बयां कर रही हैं। यूक्रेन के हजारों परिवार की हंसती खेलती जिंदगी इन कब्रों में समा गई। बूचा, मारियोपोल, इरपिन, इज्यूम, यूक्रेन के शहर शहर कब्रिस्तान बन गए। जमीन की छाती पर यूक्रेन के मनुष्य को दफन करने के लिए कभी इतने फावड़े नहीं चले होंगे, लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। 24 फरवरी 2022 से जो मनहूस घड़ी चलनी शुरू हुई है, उसके थमने की ना तो कोई अभी तारीख दिखती है, ना समय। खून, जख्म, घाव, दर्द और मौत, यही यूक्रेन के नसीब में बदा है। यकीन नहीं होता तो मारियोपोल में जो करीब 10,000 नई कब्रगाहों का पता चला है, उसका पता पूछ लीजिए। Ну, у некоторых уже есть тепло. В моем доме нет тепла, к сожалению. До конца зимы не будет. युद्ध में यूक्रेन के कितने सैनिक मारे गए, कितने लोग मारे गए, यूक्रेन में अब तक कुल कितनी कब्रें खोदनी पड़ी, यूक्रेन में कहां-कहां बिखरी पड़ी हैं और भी कब्रें, इसकी डिटेल किसी के पास नहीं। न मारियोपोल के किसी रजिस्टर में लाशों की लिस्ट दर्ज है, न बूचा की कब्रों से उसकी तादाद का सही अंदाजा लग पाएगा। लिहाजा युद्ध की अग्नि के शांत होने तक इंतजार के सिवा कुछ और नहीं बच जाता। जब मौतों की फाइनल गिनती होगी, क्यों बढ़ रही हैं खबरें, इसका कारण तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसे रोक पाने की ताकत फिलहाल शायद किसी में नहीं। सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आई है खेरसोन से, वही खेरसोन जिसके इलाकों पर ज़ेलेंस्की ने दोबारा कब्जा कर लेने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि खेरसोन में और 36 कब्रों का पता चला है। ये इलाके रूस के कब्जे से छुड़ाए गए हैं। तो क्या यूक्रेन में बिखरी पड़ी कब्रें सिर्फ यूक्रेन की नहीं है? इसमें वो रूस के सिपाही भी दफन हैं, जो पुतिन की ऑर्डर पर ज़ेलेंस्की को जीतने निकले थे। सच क्या है? मरने वालों के नामों की तख्तियां तो यहां सिर्फ अंकों में तब्दील हो गई हैं। यूक्रेन बैटलफील्ड से ये एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां बखमुत में यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने आ गई है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें यूक्रेन का सैनिक हमला करता हुआ नजर आ रहा है।
तो जैसे जैसे यूक्रेन के इलाकों में रूस की सेना पीछे हट रही थी, वैसे वैसे कई खौफनाक तस्वीरें वहां से सामने आ रही थी। और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से टॉर्चर रूम बनाया गया है। और टॉर्चर रूम को लेकर कई खबर मिली, लेकिन इन कब्रों को लेकर दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सिर्फ यूक्रेन के नागरिकों की कब्र नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे रूस के वो सैनिक भी दफन हैं जो यूक्रेन जीतने निकले थे। अप्रैल में बूचा नरसंहार। यूक्रेन के शहर बूचा की तस्वीरें आपको जरूर याद होंगी। इन तस्वीरों को दुनिया भर में युद्ध अपराध और नरसंहार के उदाहरण के तौर पर पेश किया गया था। सड़कों पर पड़े शव, सामूहिक कब्रें युद्ध का काला अध्याय बन गई थी। मई में मारियोपोल में एक साथ 40 लोगों को दफनाने वाली कब्रों की तस्वीरें दिखी और एक बार फिर मारियोपोल के कब्रों की खबरें आ रही हैं। इसी तरह सितंबर में इज्यूम में 400 कब्रों का पता चला। पूरी दुनिया से हर गई। ज़ेलेंस्की के बंकर को हिला देने वाली इन कब्रों में युद्ध की असली तस्वीर दिखी। अक्टूबर में लीमन में 200 लोगों की कब्रें मिली। और ये संयोग नहीं है कि इन कब्रों की जानकारी यूक्रेन ने तब दी जबकि रूस से इन इलाकों को ज़ेलेंस्की की सेना ने छुड़ा लिया। पुतिन पर यूक्रेन के आम लोगों को बम बरसाकर मारने का संगीन आरोप है, लेकिन रूस ने जब भी यूक्रेन में कब्रें